Yes, good evening. Okay. Hi, Bisal. What is that? Okay, start. Audio, video, and readable. Clear? आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है और पढ़ने को भी आ रहा है। यस, गुड। हम लोग कहाँ हैं? पेज नंबर? जल्दी जल्दी बताओ यार, पेज नंबर। नहीं, नहीं दिख रहे। हम लोग कौन से पेज में? आंसर तो दो मेरे भाइयों। 233। मोटर हो गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया था, फैराडेज लॉ हो गया था। ठीक है, हम लोग हैं 235 पे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पहुंचे? मोटर हो गई, मोटर चल गई। मोटर के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपका जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा किसी भी कंडक्टर में, तो वहां पे करंट इंड्यूस हो जाएगा। सही बात? ठीक है, आज हम अब देखेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसी का एग्जैक्टली है अब अभी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सब लोग लिखिए FRHR। सब लोग लिखिए FRHR, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यस। सो अब देखिए ध्यान से। आपने लेफ्ट हैंड में तीन चीजें थी। सही बात? लेफ्ट हैंड में तीन चीजें थी। थम्स अप दिखाएगा फोर्स, मिडिल ये इंडेक्स फिंगर दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और सेंटर फिंगर सी दिखाएगा करंट। सी फॉर करंट, सी फॉर सेंटर फिंगर। सही बात? राइट हैंड रूल में भी यही होगा। ठीक है, राइट हैंड रूल में भी यही होगा। सिर्फ अंतर क्या होगा देखिए। लेफ्ट हैंड रूल में क्या था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या था? मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों में रहेगा, आपको याद होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो चैप्टर ये तो दोनों में रहेगा। मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड था और करंट था, और मुझे मिलता था फोर्स की डायरेक्शन। सही बात? अभी राइट हैंड रूल में क्या होगा? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या होगा? अब क्या है मेरे पास? अब है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगा ही, मैंने आपको बताया, ये चैप्टर ही वही है। और अब मेरे पास है फोर्स। अब मुझे जो मिलेगा वो है करंट। पैदा करना है ना, मुझे जनरेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स है, और मुझे जो मिलेगा वो है करंट। तो बस हम लोग इफ दिस एंड दिस देन दिस, इसमें हो जाएगा इफ दिस एंड दिस देन दिस। और उंगलियां तीनों सेम रहेंगी। उंगलियां तीनों सेम रहेंगी। इसमें भी जो थंब है वो क्या होगा? फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, वो वही रहेगा। और इसको मिलने की वजह से जो सेंटर फिंगर है उससे क्या मिलेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। और सिर्फ यहाँ पे बिकॉज ये इंड्यूस्ड करंट है, तो इसलिए वर्ड आ जाएगा इंड्यूस्ड करंट। सेम वर्डिंग, लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? राइट हैंड रूल, if ये right hand है, if you stretch your three fingers, the thumb, the index finger and the middle finger of your right hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other, वो तीनों एक दूसरे के perpendicular होने चाहिए, x y z, and if the direction of the force is given by the thumb and the direction of the magnetic field is given by the index finger, then the center finger or the middle finger will gives you the direction of the induced current. Simple. समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर? यस नो बोलिए जल्दी। हमें तीनों उंगलियों को स्ट्रेच करना है। फिर से आप डायग्राम बना सकते हैं ऐसे। तीनों उंगलियों को स्ट्रेच करना है।
ऐसा कुछ हाथ है, तो ये अगर थंब है आपके राइट हैंड का तो ये दिखाएगा फोर्स, ये है इंडेक्स फिंगर तो ये दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें मिलेगा मिडिल फिंगर से मिलेगा हमें क्या, इंड्यूस्ड करंट। तो ये वर्ड स्पेशल है, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। और आप डायग्राम दिखा सकते हैं। पेज नंबर 235, क्लियर, डायग्राम दिख रहा है सबको? 235 का डायग्राम दिख रहा है सबको? सब लोग लिखिए डायग्राम, DIAG। पेज नंबर 235 का डायग्राम दिख रहा है, राइट हैंड रूल। लिखिए 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 लिखिए, फास्ट लिखिए, डायग्राम डायग्राम डायग्राम। कल मैं बहुत अच्छे मूड में था पढ़ाने के, आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की। चलो, तो अब हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से क्या मिला था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से क्या मिला था? मोटर मिली थी, उसके यूज को हमने मोटर बनाया था। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से क्या बनाएंगे? इसको यूज करते हम क्या बनाएंगे? जनरेटर। तो आप आ जाइए पेज नंबर 236 पे। चलो सब लोग लिख दो 236, 236, ठीक है। ओके, इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। अब कंस्ट्रक्शन क्या है इसका? इसमें भी दो मैग्नेट होंगे, सही बात। इसमें भी आर्मेचर कॉइल होगी, सही बात। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें अलग अलग आ जाएंगी। एक आएंगी, वहां पे दो थी आधी आधी स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट 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 रिंग्स थी वहां पे, S1 S2। यहाँ पे दो फुल रिंग्स आ जाएंगी, उनका नाम होगा स्लिप रिंग्स। बस यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। क्या नाम होगा? स्लिप रिंग्स, ठीक है। तो ये हो जाएंगी R1 और R2, और ये वायर एक से लगेगा और ये दूसरा वायर अंदर से आके इससे लगेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी वही ब्रश वन वही होगा, कार्बन ब्रश, ये ब्रश टू कार्बन ब्रश टू, ठीक है। ब्रश वन ब्रश टू, बाकी यहाँ से वायर निकलेगा, यहाँ से भी वायर निकलेगा। इसमें बैटरी लगेगी? बताइए, इसमें बैटरी लगेगी क्या? यस नो? नहीं लगेगी ना। अरे भाई, ये तो करंट पैदा करने वाला है। तो करंट पैदा करने वाला है तो यहाँ पे लगेगा गैल्वेनोमीटर, जो आपको बताएगा कितना करंट आया। और कुछ बुक्स में यहाँ पे लोड दिखाया गया है, एक बल्ब लगा दीजिए कुछ के बल्ब, लोड दिखाया गया है, लोड, ताकि आपको समझेगा कि बल्ब जल गया, ठीक है। गलती से यहाँ बैटरी मत लगा देना, जनरेटर में बैटरी लगा दी तो वो तो गलत हो गया, ठीक बा? समझ में आ रहा है? तो जनरेटर में बैटरी नहीं लगती। अब आपको मैं समझाना चाहता हूँ स्लिप रिंग्स और ये स्प्लिट रिंग्स में क्या अंतर है। देखो, मैंने आपको कल समझाया था स्प्लिट रिंग्स कैसी थी। मेरे जो ए बी और सी डी से आता था, वो दोनों S1 और S2 से कनेक्टेड था। तो कॉइल घूमेगी तो उसके साथ साथ स्प्लिट रिंग्स भी घूमती थी, पूरी पोजीशन चेंज करके यहाँ, फिर नेक्स्ट में यहाँ, ऐसे ऐसे से गोल गोल घूमती जाएंगी, बराबर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ स्लिप रिंग्स क्या है। वो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, एक बार ये हो जाने दो वर्जन। स्लिप रिंग्स ऐसा है कि ये पूरा सर्कल है, आप इमेजिन कीजिए इसको 3D में। ये पूरा सर्कल है, और जो ए बी से आ रहा है वो रिंग वन में कनेक्टेड है, और वो हमेशा वन में ही कनेक्टेड रहेगा। आपको समझ में आ रहा है? हमेशा वन में ही कनेक्टेड है। आपको ध्यान होगा, जो हमारा यहाँ से ये घूम के इधर आ जाता था, और ये यहाँ से घूम के इधर आ जाता था, तो हम लोग उसको साइड बदल देते थे। हम उसको देते ये ए बी है, वो ए बी उधर आ गया और सी डी उधर आ गया, बराबर। पर इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में ये रिंग हमेशा इधर ही रहेगी, तो ए बी चाहे इधर से इधर आ जाए, इट्स लाइक वो अंदर से वायर आया है और इसमें इंटरनली कनेक्टेड है, तो हमेशा वो इधर इधर ही घूम रहा है। और जो दूसरा है सी डी, वो इसके अंदर से आ रहा है, मतलब इंसुलेटेड वायर है, और पीछे वाले सेकेंड रिंग में लगा हुआ है। सपोज मेरे पास, मैं आपको कैसे समझाऊं, दो बैंगल्स हैं, एक ये बैंगल है, एक ये बैंगल है, ये देखो, ऐसे ऐसे मेरे पास दो बैंगल्स हैं। तो एक इधर कनेक्टेड है जो कि इसके इंटरनली घूमता रहेगा, और एक और वायर आ रहा है जो इसके इंटरनली कनेक्टेड है। मतलब इफ आई ट्राई टू शो यू इट लाइक दिस, ये एक वायर है और यहाँ से स्ट्रेट वायर आ रहा है जो इससे कनेक्टेड है, तो ये पूरा इसी के साथ घूमता रहेगा हमेशा। ये कितना भी घूमे, ये हमेशा इसी के साथ इंटरनली कनेक्टेड रहेगा यहाँ पे। सिमिलरली ये जो दूसरा आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, दिस इज नॉट टचिंग हियर,
इसके अंदर से आ रहा है और ये दूसरा सर्कल है और ये इसके कनेक्टेड है, तो अब ये इसको इसको घूमता रहेगा गोल गोल। ठीक है, ये एक इमेजिनेशन है। करेक्ट। कॉइल में करंट रिवर्स नहीं होगा, पर वहां पे देखेंगे करंट रिवर्स होगा, वही तो डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप पहले समझ लो थ्योरी। तो आई थिंक ये डायग्राम में भी आपको बुक में भी अच्छे से दिख ही रहा है। देखो वो जो ए बी है वो कंटिन्यूअसली पहली रिंग के साथ घूमता रहेगा। अपनी टेक्स्ट बुक देखिए, आप टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया है, जो ए बी वाला साइड है वो कंटिन्यूअसली आर वन के साथ ही घूमता रहेगा, और जो सी डी वाला साइड है वो कंटिन्यूअसली सी डी आर टू के साथ ही घूमता रहेगा। ठीक है, पहले वाले में ऐसा नहीं था। पहले वाले में क्या हो रहा था, जो ए बी है वो एक तरफ एस वन से कनेक्टेड था और सी डी एस टू से, पर हाफ सर्कल के बाद ये सी डी इधर आ जाएगा और एस टू उधर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा था डिफरेंस। चलो अब मैं आपको बोलता हूँ पढ़ाई कैसे करनी है। अब होगा क्या, हमने अभी पढ़ा लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, अब इसमें हमें क्या लगानी, फोर्स। तो फोर्स लगानी मतलब जो अब आप एक्सल था मोटर में, इलेक्ट्रिक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की वजह से, या वो प्रिंसिपल क्या था, वेन एवर द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सर्ट्स फोर्स। तो वो जो फोर्स थी उसकी वजह से वो एक्सल घूम रहा था, बराबर। यहाँ पे अब वो एक्सल मुझे खुद घुमाना पड़ेगा, मुझे वो एक्सल खुद घुमाना पड़ेगा। तो जब हम एक्सल को घुमाएंगे तब हमारा करंट जनरेट होगा। अब मैंने हमारे गांव में पुराने ना एस्कॉर्ट के ट्रैक्टर चलते थे, या आपने कभी कभी पुराना उसमें भी देखा होगा जनरेटर वनरेटर में, पहले वो एक ऐसा एक स्पैनर लगा के उसको गोल गोल घुमाते हैं। आपने ऑटो में देखा होगा, ऑटो वाला भैया ऐसे लीवर उठा के खींचता है जोर से। तो वो फर्स्ट एक इनिशियल झटका हम देते हैं, ठीक है, हमें उसको मैनुअली घुमाना है। तो बेसिकली हमें उस कॉइल को अब मैनुअली घुमाना है, हमें उसको फोर्स देना है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या करंट पैदा होगा। समझ में आ रहा है। तो मतलब इस डायग्राम को अगर मैं आपको फिर से समझाऊं, तो भाई ये तो है मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। और ये कॉइल जो है ना, ये कॉइल हमें जो एक्सेल लगा है ना, अभी ये एक्सेल हमें घूमेगा, फाइनल प्रोडक्ट नहीं आएगा। अब हम इस एक्सेल को घुमा रहे हैं, ये जो कॉइल इससे कनेक्टेड है, ये एक्सेल शीट, ये जो एक्सेल जो है, सपोज ये आगे एक्सेल जाके ऐसे कनेक्टेड है कहीं, और उसमें कहीं हैंडल लगा हुआ है, तो उसको गोल गोल घुमाना है, तो हम उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। तो मतलब ये साइड आप नेम दे दीजिए ए बी सी डी, तो हम उसको मैनुअली घुमा रहे हैं कि ए बी सी डी ऐसे ऐसे टर्न होते जाएगा। तो अब क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से यहाँ, और हम उसको घुमा रहे हैं कोई भी डायरेक्शन में, चाहे ऊपर तो ये नीचे, या फिर ये नीचे तो वो ऊपर, कैसे भी आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घुमाइए, तो इसकी वजह से इसमें करंट पैदा होगा। ये लॉजिक है। आपको एक लॉजिक समझ में आए, फिर मैं अभी फंक्शनिंग पे जाता हूँ। ठीक है, तो हम लोग फंक्शनिंग में भी इसमें भी वही करते हैं। अब बुक में इसने कैसे घुमाया हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, नहीं तो वो फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का लफड़ा हो जाएगा। रोटेटेड क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमाइए। ठीक है, देखो एग्जैक्टली डायग्राम के नीचे जहाँ पे गैल्वेनिक मीटर है उसके नीचे वर्ड लिखा हुआ है, इन फिगर 13.19 बाई अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर, लेट अस से द कॉइल एबीसीडी इज रोटेटेड क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज हम भी घुमाएंगे। आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोग मेरे साथ हैं, समझ में आ भी रहा है कि नहीं, कुछ सिर्फ रोहन ही लिखे जा रहा है, बाकी लोग। ये कॉइल है ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, आगे का डायग्राम भूल जाओ, पहले सिर्फ हम इतना पढ़ते हैं। सपोज हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं मतलब ए बी कहाँ जाएगा। सोचो हम इस कॉइल को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ये ए बी कहाँ जाएगा, बोलिए जल्दी। हम साथ साथ हैं, वेरी गुड। ए बी कहाँ जाएगा, आंसर दो फिर। अगर हम इस कॉइल को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ए बी कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे। ए बी ऊपर की तरफ जाएगा या ए बी नीचे की तरफ जाएगा, डीसी के पेज पे क्या। अरे थ्री डी में नहीं समझ में आ रहा क्या, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, मेरी बीच में बुक है। अब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज। ए बी कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे, सिंपल सा था क्वेश्चन है, ऊपर जाएगा ना मेरे भाई। हे भगवान, कहाँ से। अबे ए बी, ये वाला साइड ए बी है,
रुक जा मेरे बाप, ये साइड ए बी है, ये वाला साइड, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ए बी डाउन कैसे जाएगा? अप हुआ ना? नहीं समझ में आ रहा? अरे कोई है? सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ ना, कुछ तो बोलो। अब आपको क्या दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको इसमें मिरर इमेज दिख रही है क्या? ये मेरा कौन सा हाथ है बताओ? आप लोग को वहां क्या दिख रहा है, राइट या लेफ्ट? आप लोग को क्या दिख रहा है, ये राइट या लेफ्ट? अरे आप लोग को क्या दिख रहा है, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट, राइट, राइट। पता ही नहीं किसी को कौन क्या लिख रहा है। अरे मिरर इमेज समझ में आती है कि नहीं? ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, राइट। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट। ठीक है। पर मुझे शायद लग रहा है, मैं हाँ समझा, मैं यहाँ से यहाँ गाड़ी जा रही है। ठीक है। ठीक है, आप लोग वो डायग्राम में देखिए, वो, ओके ओके ठीक है, समझ गया मैं वो, मिरर इमेजेस और, ठीक है ठीक है ठीक है, आई गॉट इट। पेज नंबर 236 पे बुक दिख रही है आपको। आप अपने सामने, अपने लेफ्ट हैंड से, अपने लेफ्ट हैंड को पकड़िए। आप लोग जहां भी बैठे हैं सब लोग लेफ्ट हैंड उठाइए, उसको समझिए। लेफ्ट साइड में एक दीवार होगी, उसको समझ लीजिए नॉर्थ, वो पूरी दीवार नॉर्थ मैग्नेट है। एक राइट साइड में दीवार होगी, उसको पूरा समझ लीजिए साउथ मैग्नेट है। ठीक है, जैसे डायग्राम बुक में बने वैसे ही फॉलो करते हैं। आपके सामने बीच में कॉइल है, ए बी सी डी। तो जो नॉर्थ की साइड है वो है ए बी, और जो साउथ की साइड है वो है सी डी। अब मुझे उस कॉइल को अगर क्लॉकवाइज घुमाना है, आप अपने सामने इमेजिन करो ना, उस चीज को क्लॉकवाइज घुमाना है, तो ए बी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, ए बी ऊपर जाएगा ना। टेक्स्ट बुक में देखो ना, वो देखो ना, ए बी ऊपर की तरफ जाएगा, ए बी ऊपर सम जाएगा, और सी डी नीचे की तरफ जाएगा। करेक्ट। सी डी नीचे की तरफ जाएगा, करेक्ट। सही है। ए बी अप सी डी डाउन, सब लोग लिख दो। ए बी अप सी डी डाउन, सब लोग लिख दो, ए बी अप सी डी डाउन। ए बी अप सी डी डाउन, फास्ट फास्ट फास्ट, सब लोग जल्दी जल्दी। लोग रहते हैं सात, रिप्लाई करते हैं दो। ठीक है, तो ए बी ऊपर की तरफ जाएगा और सी डी नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर है ये? अब हम लोग लगाते हैं, चलिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। तो ये राइट हैंड रूल है। अब अपना राइट हैंड उठाइए और राइट हैंड को इस डायरेक्शन में करिए कि आपकी इंडेक्स फिंगर ऐसे जाए, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ गई, और अब आपका फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो आपका जो एरो है वो किधर जा रहा है, सेंटर फिंगर का आगे की तरफ, मतलब फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है? ए टू बी की तरफ करंट बहेगा, हाँ या ना? सब लोग करके देखो। अपना राइट हैंड उठाओ, अपनी इंडेक्स फिंगर को नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में करो। मैं अपने नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में कर रहा हूँ। फिर अपने फोर्स की फिंगर को अप की तरफ करो, तो आपका ये आगे की तरफ जाएगा, ए टू बी। करेक्ट। अरे भाई लिखो यार सब लोग, हाँ ना, कुछ नहीं तो बोलो तो कुछ। तो करंट ए की बी की तरफ जाएगा। अब सिमिलरली उस केस में सीडी की तरफ क्या हो रहा होगा, सीडी की तरफ क्या हो रहा होगा? यस, सीडी की तरफ क्या हो रहा होगा? सीडी की पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है। नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, पर फोर्स कहाँ लग रही है अब, नीचे। फोर्स नीचे लग रही है, तो करंट किस तरफ आ रहा है, मेरी तरफ। मेरी तरफ मतलब सी टू डी की तरफ। सो करंट ए टू बी की तरफ जा रहा है, करंट ए से बी की तरफ जा रहा है, और सी से डी की तरफ जा रहा है। ये समझ में आया? तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना चालू करेगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है। अब हम आते हैं नीचे, इसका पूरा डायग्राम समझते हैं। तो ये मैग्नेट है, छोटा छोटा बना देता हूं मैं। ये कॉइल है, और ये कॉइल में आप दो सर्कल्स बनाइए। एक कनेक्टेड है रिंग वन से, जो कि हमेशा ही रिंग वन से कनेक्टेड रहेगा, और यहाँ पे ये ब्रश वन है। और एक कनेक्टेड है, ये इसके नीचे से आ रहा है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं इसमें लूपर बना देता हूँ। और ये कनेक्टेड है R2 से, R1 B1 R2
B2, ये हमेशा इससे कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आ गया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो ए, बी, सी, डी। फर्स्ट केस में करंट कैसे बह रहा है, ध्यान से देखिए। ए टू बी, सब लोग देखिए ध्यान से। ए टू बी टू सी टू डी। डी तक आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ जनरेट हुआ, यहाँ से यहाँ जनरेट हुआ, इधर से नीचे आ गया। अब डी से कहाँ गया, ये R1 को टच नहीं करना है, सीधा कहाँ जा रहा है, R2 के पास। डी सॉरी, डी के बाद कहाँ गया, R2। R2 के पास कहाँ गया, ब्रश टू, यहाँ से यहाँ आया। ब्रश टू के बाद कहाँ गया, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से ब्रश वन, और ब्रश वन से ये रहा ब्रश वन, ब्रश वन से ये रिंग वन में, यहाँ पे R1, और R1 से वापस ए। क्लियर है, मतलब करंट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, क्लियर, ओके, क्लियर। फर्स्ट फर्स्ट रोटेशन हो गया, सब लोग लिखिए फर्स्ट रोटेशन, फर्स्ट साइकिल। फर्स्ट साइकिल हो गया, फर्स्ट साइकिल। टाइप एवरीवन फर्स्ट साइकिल। लिखो 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 फास्ट, फर्स्ट साइकिल। लिखो यार जल्दी, फर्स्ट साइकिल सबको समझ में आया, ABCD कैसे ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब देखो सेकंड साइकिल में क्या होगा, फिर से मैं बड़ा वाला बनाता हूँ अभी। अब क्या होगा, ये कॉइल घूम चुकी होगी, ये कॉइल घूम के अब ये होगी होगी बी, ये हो गया होगा ए, ये हो गया होगा सी, और ये हो गया होगा डी। बराबर। इसके नीचे का मैं बाद में बताऊंगा, इसके नीचे का कंफ्यूजन है इसलिए वो बाद में बताऊंगा, पहले आप सिर्फ करंट समझो। अब वापस मैं इसको क्लॉकवाइज ही घुमा रहा हूँ, मैं तो मैनुअली इसको घुमा रहा हूँ ना, तो मैं फिर से क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। मतलब फिर से अब पार्ट CD वाला ऊपर जाएगा, और BA वाला नीचे जाएगा। मतलब फिर से ये नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये फिर से करंट इस तरफ ही बहेगा, और ये भी करंट इसी तरफ बहेगा। क्लियर है, करंट डायरेक्शन क्लियर है, ये फिर से ऐसे ही जनरेट होगा। क्लियर है, करंट डायरेक्शन क्लियर, करंट डायरेक्शन सबको क्लियर है। ठीक है, करंट डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन क्लियर है, यस। तो हर बार ये इसी तरह घूमेगा, पर अब इसको देखिए आप, फर्क क्या पड़ेगा। अब मैं इसको छोटा बनाता हूँ क्योंकि ये छोटा पार्ट है, और नीचे वाला अच्छे से बनाता हूँ। सिर्फ कॉइल्स का नाम ध्यान से देखना आप। इधर है C, इधर है D, इधर है B, इधर है A। अब आपको याद है यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रिंग था R1 जो कि हमेशा AB से कनेक्टेड है, ध्यान है, AB से कनेक्टेड है हमेशा R1। ठीक है, और उसके साथ है ब्रश B1, और जो CD से कनेक्टेड है वो अंदर से आ रहा है, और वो सेकंड रिंग से कनेक्टेड है, और वो है R2, और वो कनेक्टेड है B2 से। B2, ये है ब्रश B1, और हमारा यहाँ पे है गैल्वेनोमीटर। सही जवाब। आपको याद है मैंने बोला था AB के साथ हमेशा रिंग वन ही रहेगा, और CD के साथ हमेशा रिंग टू ही रहेगा। तो अब देखिए करंट इस बार कैसे बह रहा है। इस बार करंट की डायरेक्शन, हमने पिछले बार A से स्टार्ट की, तो चलो A से स्टार्ट करते हैं। A से अगर स्टार्ट करेंगे तो पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। A से B, B से C से D था लास्ट टाइम। इस बार क्या डायरेक्शन है, D से C, C से B, B से A, और A से आगे R1 यहाँ, ध्यान से दिख रहा है आपको, ये जनरेट हुआ है करंट। R1 मतलब यहाँ, उसके बाद B1, R1 से तो B1 कनेक्टेड है, तो B1 से यहाँ, मतलब जनरेटर के इधर। देख रहे हो डायरेक्शन उल्टी हो गई। जनरेटर, जनरेटर कह रहा हूँ सॉरी, गैल्वेनोमीटर। फिर गैल्वेनोमीटर से B2, फिर B2 से R2, और R2 से वापस ये लूप ओवर में जाते जाते D। तो पूरी ही कहानी चेंज हो गई। तो पिछली बार करंट इस डायरेक्शन में बह रहा था, यहाँ से यहाँ, इस बार करंट यहाँ से यहाँ बहा है। क्लिक कर रहे हैं, यस नो। सो फर्स्ट टाइम डायरेक्शन ये थी, सेकंड टाइम डायरेक्शन ये है, थर्ड टाइम डायरेक्शन ये होगी, फोर्थ टाइम डायरेक्शन ये है, फिफ्थ टाइम डायरेक्शन ये होगी, सिक्स टाइम डायरेक्शन ये है। तो इस चीज को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, या फिर AC। एक होता है डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं DC, एक होता है AC, ऑल्टरनेटिंग करंट।
व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? पहला हम समझ चुके हैं कि जनरेशन हुआ करंट का। अब वो बोल रहा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी करंट, दो टाइप के करंट होते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या होते हैं देख लेते हैं, आ जाइए। तो ऑल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं, डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा, डिफरेंस देख के ही समझ में आ जाएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, नाम से ही समझ में आ रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब हर एक साइकिल के बाद वो ऑल्टरनेट करेगा, हर एक साइकिल के बाद वो ऑल्टरनेट करेगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अगर एक बार पॉजिटिव हाफ तो दूसरी बार नेगेटिव हाफ, फिर से पॉजिटिव हाफ, फिर से नेगेटिव हाफ, फिर से पॉजिटिव हाफ। इट्स अ प्रॉपर साइन वेव। एक बार प्लस, अगर ये +5 वोल्ट है तो नीचे -5 वोल्ट। तो -5 वोल्ट कुछ नहीं होता है, -5 वोल्ट मीन्स जस्ट डिफरेंट डायरेक्शन। फिर से +5 वोल्ट है तो ये फिर से -5 वोल्ट, फिर से +5 वोल्ट। और डायरेक्ट करंट में कैसा होता है? डायरेक्ट करंट में स्ट्रेट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट। सो ऑल्टरनेटिंग करंट मीन्स इट चेंजेस इट्स पोलैरिटी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसमें हमेशा प्लस 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 प्लस, या फिर बैटरी उल्टी लगाएंगे तो हमेशा माइनस 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 माइनस। क्लियर? डोमेस्टिक एसी होता है, ऑफकोर्स एसी होता है। अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, सब जगह तो लिखा हुआ है एसी पावर सप्लाई। ठीक है, तो ये पोलैरिटी चेंज करता है, ये पोलैरिटी चेंज नहीं करता। इसमें हमेशा साइकिल्स बनती हैं, इसमें साइकिल्स नहीं होती। अब आपने साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा था फ्रीक्वेंसी। सो इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, इंडिया में क्या फ्रीक्वेंसी है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में 50 टाइम्स साइकिल आती है। एक पूरी साइकिल 50 टाइम्स आती है, मतलब 1 सेकंड में 50 बार एसी करंट ऊपर नीचे होता है। डायरेक्ट करंट में क्या होता है? नो साइकिल्स मतलब नो फ्रीक्वेंसी, मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी, 0 हर्ट्ज। यस, उसके हैं, उसके बेनिफिट्स हैं, पता चलेगा आपको, डोंट वरी। वेट वेट वेट। ठीक है। एसी करंट एंड डीसी। तो ये जो एसी और डीसी बनता है, इसमें ये डिफरेंस है। अब आपके बुक में जो है वो एसी जनरेटर ही दिया हुआ है, ठीक है, एसी जनरेटर ही दिया हुआ है। अब वो उसने एक लास्ट पैराग्राफ में एक जगह लिख दिया है डीसी जनरेटर भी बन सकता है। कैसे? कोई एज्यूम कर सकता है कैसे? सिर्फ हमें स्लिप रिंग्स की जगह स्प्लिट रिंग्स यूज करनी है। अगर आप स्लिप रिंग की जगह स्प्लिट रिंग यूज करेंगे तो आपका डीसी जनरेटर बन जाएगा। देखो, अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। डीसी जनरेटर बनाना मतलब क्या? डीसी जनरेटर मतलब बनाना मतलब मुझे साइकिल हमेशा ऊपर की ऊपर ही चाहिए। क्लिक कर रहा है आपको? मुझे ऊपर के ऊपर ही चाहिए साइकिल, नीचे नहीं चाहिए। आपको क्या करना था? स्प्लिट रिंग्स का फंक्शन ही आपको पता है। स्प्लिट रिंग्स में कॉइल यहाँ कनेक्टेड होगी और दूसरी कॉइल यहाँ कनेक्टेड होगी, बराबर। पर जब ये एक पहली साइकिल के बाद जब दूसरी साइकिल में आएगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी, ब्रशेस तो यहीं रहेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ से जो करंट है वो हर बार यहाँ से यहीं रहेगा, तो एक ही करंट रहेगा। क्लिक कर रहा है आपको? हर बार करंट डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, हर बार करंट का डायरेक्शन यही रहेगा। तो आपका ये डीसी जनरेटर बन जाएगा। ठीक है, ओके। एसी और डीसी में क्या फायदे हैं? आपने देखा होगा वो ट्रेन वे स्टेशन में या बस स्टैंड में या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल किया तो देखिए वो बड़े बड़े जाइंट्स लगे रहते हैं टावर। एमआईडीसी में भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े मोटे वायर जाते हैं खेतों के ऊपर से, ह्यूज जैसे इलेक्ट्रिकल टावर्स। उनके 3 4 ऐसे बड़े बड़े हाथ रहते हैं, और उसमें से फिर 3 3 6 6 वायर जाते हैं मोटे मोटे खेतों के ऊपर से। सो अब ये आप अपने छोटे मोटे एंगल से मत सोचो, ये आप सोचो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? नेशनल लेवल की। जैसे एग्जांपल, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ होती है? बॉम्बे में लाइट बनती है कहीं? कहीं नहीं लाइट बनती। बॉम्बे में लाइट नहीं बनती। लाइट बनती है मोस्टली जितने पावर प्लांट्स है, वो आप नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर है आपका, हाइड्रो पावर प्लांट्स, या फिर थर्मल पावर प्लांट्स, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो ये सब शहर में, कहीं तो पूरे इंडिया में 10 20 है। सपोज उजनी डैम, अब उजनी डैम यहाँ है, वहां से बारामती कितना दूर है? तो पावर जनरेशन होने के बाद लाइट्स कैसे आती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है? वही जाइंट्स वायर से आती है। यस, तो ये जो लाइट आती है इसमें जो लॉसेस हैं आप आगे पढ़ेंगे, फ्लक्स लॉसेस, ईडी इफेक्ट्स, ईडी करंट, बहुत सारे लॉसेस होते हैं इसमें, ट्रांसमिशन लॉसेस।
तो ये एसी में बहुत कम होते हैं, बहुत कम बहुत कम बहुत कम। अगर यही चीज आप डीसी करंट में इनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कराएंगे तो बहुत ज्यादा हमारा लॉसेस होंगे। पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है एसी और डीसी में। दूसरा, एसी को मैनिपुलेट करना थोड़ा सा ज्यादा इजी है। इन द सेंस, आपने मैंने आपको एक बात बताई थी, वो स्टेप अप और स्टेप डाउन करना, याद है? हम लोग जैसे करते हैं। देखिए, जब आपने देखा होगा, आपके घर में भी है ये, मालूम है आपको, 220 वोल्ट। तो हम लोग डोमेस्टिक सप्लाई यूज करते हैं। आप एमआईडीसी में जाएंगे तो आपको लगता है 220 वोल्ट ही चलता है। नहीं, वहां पे ज्यादा चलता होगा, 11,000 वोल्ट। आपने वो ट्रेन के उधर देखा है, कृपया पुल को मत लांगे, ऊपर के चढ़े मत। वो ऊपर की इलेक्ट्रिक वायरिंग बहुत ज्यादा हैवी, 23,000 किलो वोल्ट से बह रही है, आपको झटका लग सकता है। वो वीडियो देखा है कि एक आदमी, पागल आदमी ट्रेन में चढ़ता है, जल के गिर जाता है। सो देर आर डिफरेंट वोल्टेज सप्लाई, तो उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन करना पड़ता है। तो आप जो बोलते हैं ना डीपी, वो डीपी है वहां पे। हमारा देखो उधर वो सहयोग सोसाइटी के आगे एकेडमी जब आते हैं तो ऊर्जा भवन है, ऊर्जा ग्राम क्या बोलते हैं उसको वो लोग, बिजली नगर, बिजली ग्राम कुछ तो बोलते हैं। तो वहां पे वो जो ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, यस, वो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। कि भाई उनको आती है वहां से कुछ एक पर्टिकुलर वोल्टेज, उसको वो हमारे लायक बनाते हैं 220 वोल्ट। समझ में आया? वैसे ही जो इंडस्ट्रियल लेवल, अभी एमआईडीसी में थोड़ी 220 वोल्ट चलती है, बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है, पियाजियो में इतने बड़े बड़े सब मैकेनिकल पार्ट्स हिल रहे हैं, लेथ मशीन चल रही है, वो थोड़ी 220 वोल्ट पे चल रही है। उनकी वोल्टेज ज्यादा होती है, तो उनके लिए अलग होती है। तो हम लोग को ये सब काम करने में एसी ज्यादा यूजफुल है। इसके लिए एसी करंट यूज होता है, डायरेक्ट करंट यूज नहीं होता। सो दीज आर सम टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स ऑफ एसी एंड डीसी। ठीक है। सो आपको ये समझ में आया क्या, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर? तो आपके टेक्स्ट में हर बार यही आता है। कभी कभार ये आपसे पूछ लेगा कि हाउ कैन यू बिकम डीसी जनरेटर, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, स्लिप रिंग की जगह स्प्लिट रिंग लगा देंगे तो मुझे डीसी मिल जाएगा। क्लियर 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 क्लियर। ओके, क्लियर। एसी डीसी के बीच में डिफरेंस, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, इट चेंजेस इट्स पोलैरिटी एट एवरी साइकिल, इट कंटिन्यूज इन द सेम पोलैरिटी। इसकी फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती इसमें। हमेशा पोलैरिटी सेम रहती है, इसमें पोलैरिटी चेंज, सॉरी, इसमें पोलैरिटी चेंज होती रहती है, इसमें पोलैरिटी सेम रहती है। इसमें करंट दोनों डायरेक्शन में जाता है, प्लस और माइनस, इसमें सिर्फ एक ही यूनि डायरेक्शन में चलता रहता है। वही चीजों को आप पकाते रहिए। फिर आप लिख सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में इसके लॉसेस बहुत कम है, इसके लॉसेस बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये चैप्टर हमारा लास्ट पेज पे आ गया है। ये लास्ट पेज का चैप्टर है। ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद हमारा सिर्फ एक लास्ट चैप्टर बचेगा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अंधेरा। ओके, मुझे समझ में आया मैं क्या। अगर मैं यहाँ पे बी लिखूं, अगर मैं यहाँ पे बी लिखूं तो मुझे उल्टा बी दिखाई देगा, बराबर? हाँ, ठीक है ठीक है, आपको मिरर इमेज दिख रही है, मुझे क्लिक किया अभी। मैं अपने आप को कैमरे में देख रहा हूँ। मैं अगर बी लिख रहा हूँ ना, और मैं अगर अपने हैंड राइट को पकड़ूं, तो वो मुझे उल्टा बी दिख रहा है, मतलब आई कांट रीड माई बी। ठीक है ठीक है। हाँ, घर पे ही हूँ ना। सेल्फी है, हाँ, सेल्फी मोड में है वो। नहीं, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, सो आई डोंट नो, उसमें कुछ ऑप्शन होगा शायद उसको चेंज करने का। ठीक है। नाउ दिस इज योर लास्ट टॉपिक एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन हर बार 1-2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का आता ही है। 2-3 थ्योरी पॉइंट है, सब ध्यान से सुन लो। मैं जो बोलते जा रहा हूँ लिखते जाओ। हमारे घर में जो सर्किट होता है, वो सीरीज होगा या पैरेलल होगा? जल्दी बोलो, क्या होगा, लॉजिक बोलो। हमारे घरों में जो सर्किट है, ये घरों में बना हुआ है, ये सीरीज होना चाहिए या पैरेलल? बोलिए जल्दी जल्दी। पैरेलल होगा, ऐसा रोहन को लगता है। बाकी लोग क्या बोलते हैं, सीरीज होगा या पैरेलल? जल्दी बोलो यार, इतना टाइम लोगे तो कैसे फिर काम चलेगा।
पैरेलल ही होगा, सही लिखा है रोहन ने। क्यों पैरेलल होगा? देखो पैरेलल आपको याद है, सपोज मेरे घर में ये टीवी लगी है, यहाँ फ्रिज लगा है, यहाँ वॉशिंग मशीन लगी है, यहाँ कंप्यूटर लगा है। अगर पैरेलल में होगा तो मुझे हमेशा 220 वोल्ट फिक्स रहेगा। मुझे हर जगह पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। ठीक है। आप समझो मेरी टीवी खराब हो गई, मेरी टीवी खराब भी हो गई तो भी ये बाकी तीन चीजें चलती रहेंगी। पर अगर यही चीज अगर सीरीज में होती तो क्या तकलीफ हो जाती? एक भी खराब हो गया तो बाकी सारी चेन रुक जाएगी। ये टीवी, ये फ्रिज, ये कूलर, ये वॉशिंग मशीन, ये एसी। हेलो। हाँ हेलो। यस मैम। ओके या। ठीक है। मैं क्या बोल रहा था? हाँ सपोज ये सीरीज में होता तो, अब ये सपोज मेरी टीवी खराब हो गई, ये टीवी खराब होगी तो यहीं पे करंट रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। इट्स लाइक अ स्विच ना, ये स्विच ही ओपन हो गया तो यहाँ से करंट आगे पास ही नहीं होगा। तो इसलिए पैरेलल इज ऑलवेज गुड। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हमेशा जब भी डोमेस्टिक हमारे घरों में जो वायरिंग है वो किस में है, सब लोग लिखिए पैरेलल। क्या दो कारण है मेन? पहला, सबको 220 वोल्ट बराबर मिलना चाहिए। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पे काम करते हैं, ध्यान रखिए। देखिए पहले मेरी बात समझिए, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में काम करते हैं, इसका मतलब क्या है? आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठाओ, कोई भी अपने घर में जो भी डिजिटल डिवाइस है उसको उठाओ, उसके ऊपर लिखा रहता है 220 वोल्ट कॉमा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 12 एम्पियर। जो कुछ होगा चेंज इधर होगा, ये कभी चेंज नहीं होता। घर के हर इंस्ट्रूमेंट पे 220 लिखा है। आप समझ रहे हो? एग्जाम्पल के तौर पे चलो सब इस क्वेश्चन का आंसर दो। आपके घर में कौन सी टीवी है, ब्रांड? आपके घरों में कौन सी टीवी का ब्रांड है? सब लोग टाइप करो। मेरे घर में है एलजी। मेरे पास जो टीवी है वो एलजी की है। आपके पास कौन सा टीवी है? सब लोग लिखो, बोलो जल्दी। जायोमी, रोहन का। ओके। सैमसंग, कोमल। नेक्स्ट, ओनिडा। वाओ, थोड़ा सा यूनिक। ओनिडा चार। और कोई? विशाल। विशाल के घर में कौन सी टीवी है? क्या टीवी नहीं है? विशाल सुन नहीं रहा, शायद नेटवर्क जा रहा है। एनीवे सपोज यही चार ब्रांड है, बाकी के टाइम पास है। सपोज ये चार ब्रांड है, ठीक है। तो अगर ये चार ब्रांड है तो अब सोचो हर एक कंपनी अलग अलग है, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग है। तो सब अपने अपने मन से बनाएंगे। मैं बनाऊंगा कि भाई मुझे तो 100 वोल्ट का अच्छा लगता है, 100 नंबर अच्छा है, 100 कैसा इतना अच्छा नंबर है, 100 पूरा प्रॉपर। कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं तो 200 का बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं 150 बनाऊंगा, तो दिमाग खराब हो जाएगा कि नहीं? तो इसलिए गवर्नमेंट कुछ आपको एक स्पेसिफिकेशन देती है कि भाई ये तो चाहिए ही मुझे। तो हमारे इंडिया में क्या है, 220 वोल्ट ये फिक्स है, और 50 हर्ट्ज। हर एक चीज ये फ्रीक्वेंसी के लिए होनी चाहिए। 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज एसी। सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे वॉशिंग मशीन, सारे कंप्यूटर, सारे लैपटॉप, सारे मोबाइल चार्जर। इसके लिए आप देखो अभी कोमल जब इधर आएगी, आईएसआई, यस, इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूशन, जो भी नाम है उसका, सर्टिफिकेशन, इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन समथिंग समथिंग कुछ है, आईएसआई। सो आई एम सेइंग, अभी जैसे कोमल आएगी तो ये आपने फील किया होगा, आपका कोई भी अगर यूएस, यूके, कनाडा में कोई रहे, वो एप्पल का चार्जर देता है आपको। उस पे 160 वोल्ट होता है क्योंकि यूएस में 160 चलता है। तो आपने फील किया होगा उसके चार्जर से, आपने घर में फील किया होगा, मम्मी का चार्जर, पापा का चार्जर, मेरा चार्जर, भैया का चार्जर, दीदी का चार्जर। एक चार्जर से लगाया ना तो फास्ट होता है चार्ज, दूसरे चार्जर से लगाया तो स्लो चार्ज होता है। तो उसमें क्यों होता है? क्योंकि वो वोल्टेज तो सेम रहता है, करंट रेटिंग चेंज रहती है।
एक का करंट रेटिंग होता है 1 एम्पियर, दूसरे का करंट रेटिंग होता है 2 एम्पियर, तो जल्दी चार्ज होगा। करंट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो वो दिक्कत है, समझ में आया? तो इसके लिए कंपनियां फिक्स्ड रेगुलर चलाती है, तो इसलिए क्योंकि हमें फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस देना है, तो पैरेलल अश्योर्स यू, पैरेलल सर्किट होगा तो दैट विल अश्योर यू अ फिक्स्ड कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट, इफ देर इज एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट, इफ देर इज एनी मैन हैंडलिंग, इफ देर इज एनी, क्या बोलते हैं उसको, खराब हो जाना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, इफ देर इज एनी malfunctioning, if there is any malfunctioning in the one of the instrument, the rest of the instruments will continue to work properly without any problem। पर यही चीज अगर सीरीज में होती तो दिक्कत हो जाती ना। दूसरी चीज, सीरीज में क्या होता है आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता है। सपोज आपने यहाँ से चालू किया 220, यहाँ से मैंने 220 दिया, पर ये सबको थोड़ी 220 मिलेगा, ये तो सबको चारों को ऐड करके 220 मिलेगा। इसको 40, इसको 60, इसको 50, इसको 80, ऐसा कुछ होगा ये। 100 नहीं, ज्यादा थोड़ा, 180, 180 और 200, ये 40 हुआ। ठीक है, तो इसके लिए सीरीज में नहीं करते हम, इसमें करते हैं पैरेलल में। क्लिक कर गया। यूनिवर्सल अडेप्टर मतलब वो, उसमें वो जो पिन्स आती है ना, आजकल पिन्स भी इंडिया में देखिए अलग अलग आने लगी है, पहले सर्कल वाली आती थी, अब आजकल वो ऐसे अजीब सी पतली लंबी बीच में स्लॉट्स बने हुए आती है, ऐसी 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 ऐसी, तो वो अब उसमें ही बराबर घुसती है। तो यूनिवर्सल मतलब उसमें थोड़ा सा बीच में भी छेद होता है, ये वाली पिन भी जाएगी, वो वाली पिन भी जाएगी, क्योंकि हर एक, यूएस ने अपने वो स्लॉट्स ऐसे रखे हुए हैं, यूएस ने और बाकी के यूरोपियन देशों ने, उन्होंने ऐसे रखे हुए हैं, उनके स्लॉट्स ऐसे सर्कल सर्कल नहीं, हमारे इंडिया में सर्कल सर्कल चलते हैं। ठीक है, चलो अभी टाइम की बात, काम की बातें सुनो। सो फर्स्ट थिंग इज, हमारा रेसिडेंशियल इज पैरेलल। सेकंड थिंग, आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास तीन चीजें होती हैं, इसको बोलते हैं अर्थिंग। एक होता है लाइव वायर जिसमें एक्चुअली करंट होती है, और एक होता है न्यूट्रल। ठीक है, अर्थिंग, लाइव, न्यूट्रल, और इन तीनों की कलर कोडिंग भी पता होनी चाहिए। अर्थिंग, सब लोग लिखिए, अर्थिंग, लाइव, न्यूट्रल, ELN, सब लोग लिखिए, अर्थिंग, लाइव, न्यूट्रल, फास्ट। अर्थिंग, लाइव, न्यूट्रल, फास्ट। एक ही लड़का पढ़ाई करता है यहाँ, सिर्फ राघव और रोहन, बाकी 5 हो गए, 2 लोग कहाँ चले गए, 4 ही हो गए, 5वां तो मैं ही हूँ। बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे क्लास में, क्या हो रहा है? चलो ठीक है, तो अर्थिंग मतलब जो ग्राउंडिंग जिसको हम बोलते हैं, ग्राउंडिंग। ठीक है, तो उसका कलर होता है ग्रीन, ध्यान रखना। पुराना कलर होता था येलो। लाइव जो है, तो लाइन वायर बोलते हैं इसको, लाइव वायर, इसमें करंट है, ये होता है रेड, बराबर। और जो न्यूट्रल है वो होता है ब्लू। तो पहले पुराने कलर थे शायद इनका, ग्रीन, रेड, ब्लू, ये येलो होता था, एक ब्राउन होता है इनमें से कोई, और एक ये ब्लैक होता है, ये शायद ब्लैक होता है और ये ब्राउन होता था। ये पुराना कलर कोडिंग है, बट ये नया कलर कोडिंग है, तो बुक में देख लेना आप। चलो देख ही लेते हैं, बुक में दिया है क्या। ठीक है, कहीं तो दिया है, मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। 99% यही कलर कोडिंग है, बट जस्ट इन केस कुछ गड़बड़ होगी तो मैं आपको वापस सही करवा दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, ग्राउंडिंग। इसका मतलब क्या है, ये हर जगह अर्थिंग होना जरूरी है। कोई भी मेरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसमें अर्थिंग का वायर होना चाहिए, उससे क्या होगा, जो भी उसकी रेटेड करंट वैल्यू है, सपोज ये 5 एम्पियर का करंट झेल सकता है, 5 एम्पियर से ऊपर जो भी करंट आएगा वो उसको ग्राउंड कर देगा, उसको धरती में ले जाएगा। ग्राउंड वायर क्या होता है आपको पता है, धरती के अंदर बहुत एक जिंक की प्लेट डालते हैं और उसको धरती के कनेक्ट से कर देते हैं, ताकि कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस, हमारा करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ग्रीन रेड ब्लैक, सही है ना, करेक्ट, ग्रीन रेड ब्लैक। तो हमारा पोटेंशियल कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो कहीं भी कोई भी डिवाइस में हाई पोटेंशियल है, ग्राउंड में तो हमेशा जीरो पोटेंशियल होता है, तो फटाक से वो जो एक्स्ट्रा करंट है वो
ग्राउंड में चला जाएगा, आपको झटका नहीं लगेगा, क्योंकि आप, अगर वो आपके पास थ्रू पास करेगा तो उसको कुछ रेजिस्टेंस मिलेगी ना आपकी बॉडी से, पर ग्राउंड वायर उसको डायरेक्टली जीरो रेजिस्टेंस देते हुए उसको सीधा करंट ले जाएगा। इसके लिए ग्राउंडिंग करते हैं। सो ग्राउंडिंग इज अ मेजर ऑफ सेफ्टी मेजर। ग्राउंडिंग इज अ सेफ्टी मेजर, आपको बचाता है ये। तो ये आपको शॉक लगने से बचाता है, करंट लगने से बचाता है, अप्लायंस खराब होने से बचाता है, और ये कुछ आग वाग लग जाए उससे भी बचाता है। ठीक है। लाइव वायर क्या है? लाइव वायर वो वायर है जिसमें एक्चुअली करंट आ रहा है। तो फिर न्यूट्रल वायर क्या है? न्यूट्रल वायर बस वो वायर है जो लाइव वायर आया तो, अब लाइव वायर आने के बाद उसको करंट, पूरा सर्किट तो कंप्लीट होना चाहिए। तो न्यूट्रल वायर क्या है? सिर्फ उसका पाथ कंप्लीट करने के लिए। समझ रहा है? यहाँ यहाँ से करंट आया, उसने टीवी चलाई, फ्रिज चलाई है, पर सर्किट पूरा तो होना चाहिए ना। सर्किट पूरा तो होना चाहिए। तो न्यूट्रल इज जस्ट टू कंप्लीट द सर्किट, उसमें कुछ करंट नहीं आ रहा है, वो सिर्फ आपको कंप्लीट करके दे रहा है सर्किट। ठीक है। ये हो गया न्यूट्रल लाइव। इसके लिए अगर आपने टेस्टर कभी घर में डाला है, तो न्यूट्रल में टेस्टर को टच करेंगे तो कभी झटका नहीं खाएंगे, पर लाइव में टच करेंगे तो आपको करंट आएगा उसमें, क्योंकि न्यूट्रल वायर इज ओनली मेंट फॉर किया किया है। हाँ, तो उसमें आपको ग्रीन लाइट आती है, और अर्थिंग में तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि अर्थिंग इज ओनली मेंट फॉर सेफ्टी मेजर्स। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है फ्यूजेस की। फ्यूज आप पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। फ्यूज मतलब क्या? आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने पढ़ा था कि कोई भी एक स्पेसिफाइड वैल्यू से, सपोज ये 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर से ज्यादा का करंट जैसे ही आया, ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा और ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो सर्किट ही ब्रेक हो गया तो ये आगे करंट भेजेगा ही नहीं। तो ये जो भी अप्लायंस है ये बच गया, फायर नहीं लगेगी और आपको शॉक नहीं लगेगा, तीनों चीजें हो जाएंगी। तो ये तीन हमेशा ध्यान रखो, फायर नहीं लगेगी, शॉक नहीं लगेगा, और जो अप्लायंस है वो बच जाएगा। जो भी अप्लायंस है, जो अप्लायंस, वो सेफ रहेगा, नहीं तो ये तीनों में गड़बड़ हो जाएगी। सो दीज थ्री आर वेरी की वर्ड्स, ये आप हमेशा, कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन है हर जगह घुसा दो। देयर विल बी नो फायर, देयर विल बी नो शॉक, एंड अप्लायंस विल बी सेव्ड। ठीक है। तो अब ये फ्यूजेस का फंडा कैसा है? आपने हमारे नए घरों में देखा होगा, जिसका भी कोई अभी लेटेस्ट न्यू बिल्डिंग या नए घर बने हैं, तो आपने देखा होगा हर एक रूम का सीवी होता है, वो ऐसा टप करके गिरता है, ट्रिप होता है ना, ऑन ऑफ। फिर उसके बाद हर एक, जैसे रूम का सीवी, किचन का सीवी, हॉल का सीवी, तो हर एक का उसका सीवी जो घर में एक जगह लगे रहते हैं बहुत सारे, तो आपको कभी कुछ काम करना है तो आप उसको ड्रिप करते हैं। उसके बाद पूरे घर का एक सीवी रहता है, एक घर का पूरा फ्यूज रहता है। फिर एक पूरी आपकी सपोज बिल्डिंग का फ्यूज रहता है। फिर आपकी पूरी सोसाइटी का फ्यूज रहता है। फिर पूरे ब्लॉक का फ्यूज रहता है। तो सरकार ने क्या किया है, उन्होंने हर जगह सिक्योरिटी चेक रखे हैं। जैसे एग्जाम्पल, मेरे को चोरों से बचने के लिए सिर्फ एक गेट है और एक पुलिस वाला खड़ा है। इसकी जगह मेरा बाउंड्री वॉल पर वहां पे एक पुलिस वाला खड़ा है। उसके बाद मेरे घर के अंदर में घुसने के लिए एक पुलिस वाला खड़ा है। उसके बाद मेरे कमरे में आने के लिए एक पुलिस वाला खड़ा है। उसके बाद मेरे बिस्तर तक आने के लिए एक पुलिस वाला खड़ा है। हर जगह एक पुलिस वाला खड़ा कर दिया उन्होंने। एमसीबी, यस, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। या आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं हीटिंग इफेक्ट में, इसलिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, ये फ्यूज वायर क्या करते हैं? और अच्छा, ये फ्यूज वायर को हम कहाँ लगाएंगे? अर्थिंग में, न्यूट्रल में, कि लाइव में? कहाँ लगाएंगे? ये फ्यूज वायर को कहाँ कनेक्ट करना चाहिए? ये फ्यूज वायर को हम लोग को लाइव में ही कनेक्ट करना चाहिए ना। समझ रहे हैं अब एग्जाम्पल? ये इसने टीवी, घर, फ्रिज फ्रिज, फिर फाइनली न्यूट्रल। अब मैंने यहाँ फ्यूज वायर लगाया, तो ये यहाँ पे आया, अरे ये तो सब अंदर कांड कर लिया इसने, इसको जला दिया, इसको खत्म कर दिया, इसको शॉक दे दिया, इसको खराब कर दिया। सब करने के बाद अब न्यूट्रल वायर पे आके फ्यूज ड्रॉप हो गया, फ्यूज फूट गया, तो क्या होगा? मेरा तो जान भी गई, पेट भी नहीं भरा, सब मर गए, और कुछ फायदा क्या हुआ? इसके लिए फ्यूज वायर यहाँ नहीं, यहाँ लगता है। फ्यूज वायर को यहाँ लगाया जाता है, ताकि अगर सपोज मेरा घर पूरा 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं करंट आना चाहिए था, जैसे ही 5 एम्पियर से ऊपर गया तो फ्यूज वायर इधर ही गिर गया, ये फ्यूज वायर गिर गया तो मेरा पूरा घर सेफ है। समझ में आया? वैसे ही हम लोग अलग अलग जगह पे फ्यूज वायर लगाते हैं। तो ये है हमारा फ्यूज वायर का रिलेशनशिप। अब आपके पास दो चीजें और हैं, एक है शॉर्ट सर्किट और एक है ओवरलोडिंग। ठीक है, सब लोग लिखिए, शॉर्ट सर्किट, एससी। शॉर्ट सर्किट हम लोग बोलते हैं ना, क्या रे शॉर्ट सर्किट हो गया क्या? धुर, धुर क्या होता है? ओए सब लोग लिखो शॉर्ट सर्किट। हाँ, तो शॉर्ट सर्किट मतलब क्या? आपको पता है, शॉर्ट हो गया। आपने मूवीज में देखा होगा, दो पकड़ के रहता है और टकराता है तो चिंगारी निकलती है। मतलब अगर हम बैटरी में देखें, बैटरी में प्लस और माइनस होता है।
तो बैटरी के अगर आप प्लस और माइनस को डायरेक्टली कनेक्ट कर दो, सीवी इज, उसको बोलते हैं सीवी, आई थिंक इट इज एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, पर उसको शॉर्ट में लोग सीवी सीवी बोलने लगते हैं। सीवी क्यों बोलते हैं, कुछ होगा उसका, फ्यूज वायर को ही बोलते हैं, सीवी नहीं, एक्चुअली एमसीबी होता है वो, तो शायद एमसीबी को लोग शॉर्ट फॉर्म में सीवी सीवी बोलने लगे, मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, सो इफ यू कनेक्ट द डायरेक्ट प्लस एंड माइनस विदाउट एनी रेजिस्टेंस और विदाउट एनी लोड इन बिटवीन, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया ना, फुल करंट फ्लो करेगा, एकदम जल जाएगी ये बैटरी, एकदम मतलब जल जाएगी इन द सेंस गर्म हो जाएगी सटासट। सिमिलरली आपके एसी में क्या होता है, प्लस माइनस तो होता नहीं, आपके एसी में क्या होता है, मैंने बताया था लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। तो अगर आपने लाइव और न्यूट्रल को डायरेक्टली मिला दिया, किया है कभी घर में, मैंने किया है बचपन में, दोनों को ऐसे टच किया तो पटाख करके चिंगारी निकलती है, स्पार्क निकलता है, राड़ा राड़ा हो जाएगा, और लाइट जाती है, देखा है क्या, सीवी ट्रिप हो जाती है, वो एमसीबी गिर जाता है, वो फटक से उसका एमसीबी गिर जाता है, क्यों, क्योंकि सडनली सो मच हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल फ्लो ना, इतना हैवी करंट बहेगा। देखिए, आपने लाइव और न्यूट्रल के बीच में कुछ लगाया है ना, टीवी, पिक्चर, गाना, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, और उसके बाद वो न्यूट्रल के पास आता है, या इलेक्ट्रिक बल्ब या फैन या कुछ तो लगाया है, सडनली आपने कुछ नहीं लगाया, डायरेक्टली उसको दे दिया, तो कितना हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। यस, statutory warning, statutory warning, please do not try this at home, it could be very dangerous। सो डायरेक्टली लाइव और न्यूट्रल को जब आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। सडनली ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट विल स्टार्ट टू फ्लो बिकॉज देर इज नो रेजिस्टेंस, बीच में कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं है, रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो करंट फ्लो ज्यादा होगा, और ज्यादा करंट फ्लो होगा उसके स्पेसिफाइड वैल्यू से, तो फिर तो गड़बड़ हो गई ना। और शॉर्ट सर्किट के क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर से वही मैं बताया 3 वर्ड, आग लग सकती है। क्यों आग लगती है, क्योंकि गर्म ते ज्यादा ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट बहता है, करंट ज्यादा बहेगा मतलब हीट ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी मतलब उसका इंसुलेशन जलेगा, हर एक कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन जल के वहां पे कुछ भी अगर लकड़ा है, प्लास्टिक है, पेपर है, कुछ भी खिड़की के बाजू में पर्दा है, कपड़ा है, तो आग लगेगी। दूसरा, शॉक लगेगा, आपको सडनली ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आया और आप कुछ काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल, और खट से झटका लगेगा। तीसरा, अप्लायंस खराब हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा, फूट जाएगा, टीवी जल जाएगी, उसके आईसीज जल जाएंगे। तो ये 3 चीज हमेशा यूनिवर्सल आंसर बेल देना, कि फायर लग सकती है, शॉक लग सकता है आदमी को, और अप्लायंस खराब हो सकता है। तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। अब रही बात व्हाट इज ओवरलोड। ओवरलोड नाम से ही समझ में आ रहा है, ओवरलोड मतलब मैं छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा हूँ, मेरे ऊपर इतना बड़ा लोड रख दिया आपने, तो मैं मर ही जाऊंगा ना, मतलब मैं तो नहीं, एग्जाम्पल दे रहा है। डोंट ट्राई दिस एट होम सर, तो हमारे घर की लाइट क्यों जाती है, ज्यादा अप्लायंसेस, यस, हमारे घर की लाइट जो आप पूछ रहे हो, वो शॉर्ट सर्किट की वजह से जाती है, सडनली ज्यादा करंट आ जाता है ना, तो हर घर में फ्यूज लगा है, तो जैसे ही करंट, मतलब मेरे घर में अलाउड है 5 एम्पियर, आप मुझसे मांग रहे हो 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर को जैसे ही वो यहाँ से भेजेगा, ये फ्यूज वायर लगा है ना, ये उसको ब्रेक कर देगा, तो सीवी गिर गई, एमसीबी गिर गया, तो बंद हो गया ना सर्किट। अब ओवरलोड, व्हाट इज ओवरलोड, मतलब ज्यादा अप्लायंसेस, और इसके लिए हम लोग बोलते हैं, आपने घर में फील किया होगा, हम लोग एक लोकल लोकल चालू चाइना वाला एक्सटेंशन बोर्ड लेके आते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड, और उस एक्सटेंशन बोर्ड को हम अपने घर पे लगा देते हैं एक पॉइंट पे। अब वो एक पॉइंट पे मैंने क्या दिया आपको, 220 वोल्ट 5 एम्पियर सपोज। अब आपने उसमें क्या किया, उस एक्सटेंशन बोर्ड को एक और सर्किट लगा दिया, उसमें 3 और पॉइंट बना दिए, अरे वो एक के लिए था, आपने उसमें 3 लगा दिए। अब अगर वो, आपको पता है चाइना वाला 50-100 रुपए में भी एक्सटेंशन बोर्ड आता है, और एक एमएक्स प्लेयर का आता है, एमएक्स, एमएक्स कंपनी का एक आता है 450-500 रुपए का। उन दोनों एक्सटेंशन बोर्ड में क्या डिफरेंस है मालूम है आपको, ये जो सिंपल सा एक्सटेंशन बोर्ड होता है, इसमें क्या होता है, सीरीज, तीनों सीरीज में होते हैं, ये ऐसे ऐसे तीनों, ये कनेक्टेड है, ये वाले तीनों कनेक्टेड है, और ये वाले तीनों कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है, ये तीनों सारे कनेक्टेड के कनेक्टेड रहते हैं ऐसे। आ, एक मिनट ना।
यस, समझ में आया? तो वो एक्सटेंशन बोर्ड वो चालू वाले होते हैं, तो क्या होता है सीरीज में होंगे ना, तो आपका लोड उसके ऊपर ज्यादा आएगा, तो लोड ज्यादा आएगा तो करंट ज्यादा खींचेगा, सिंपल है। उसके ऊपर काम ज्यादा आ रहा है तो वो बोलेगा ना भाई ज्यादा करंट दो, 5 एम्पियर से काम नहीं हो रहा, मुझे ज्यादा करंट चाहिए। तो फिर से वही, आग लग सकती है, फिर से शॉक लग सकता है, या फिर आपके अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। तो ये हो गया ओवरलोडिंग, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। अब आजकल जैसे मैं बारामती में बहुत दिनों से रह रहा हूँ, यहाँ पे तो बहुत दिनों से, मतलब 5-6 साल से मैं हूँ, तो कभी नहीं हुआ ऐसा। पर पुराने जमाने में ऐसा बहुत होता था। वो वोल्टेज डिम होती थी, वोल्टेज ज्यादा आती थी, वोल्टेज डिम होती थी, वोल्टेज ज्यादा आती थी। और उस समय आपने फील किया होगा, वो वोल्टेज कम होता था, वोल्टेज ज्यादा होता था, वोल्टेज कम होता था, वोल्टेज ज्यादा होता था। हाँ, तो उस जमाने में क्या होता था ना, वो ओवरलोडिंग वजह से होता था। अब ये तो हमारे घर का ओवरलोडिंग हो गया। कभी कभी वो आपने फील किया होगा, याद है एक बार हमारे यहाँ लाइट गई थी, पूरे इंडिया में वो बात हुई थी कि शटडाउन होगा तो फिर क्या करेंगे। वो जो मोदी ने किया था, अंधेरा करके हम लाइट जलाएंगे, कैंडल जलाएंगे। तो उस समय क्या था, जब सडनली सब एक साथ लाइट ऑन करेंगे तो इतना सारा करंट वो मांगेगा। तो उस समय उन लोग को यही प्रॉब्लम था कि ओवरलोडिंग का ना इशू है। इसके लिए कभी कभी ब्लॉक वाइज भी ये प्रॉब्लम होती है। सपोज ये पूरी सिटी है, इस पूरी सिटी में ये 10 ब्लॉक है, और सडनली इस ब्लॉक में ना कुछ उस दिन फंक्शन है, उन्होंने ज्यादा लोड खींच लिया, तो वो पूरे फिर ब्लॉक की लाइट जाती है, वो डीपी से, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से ही लाइट चली जाती है। सो बेसिकली कहीं भी जहां पे आप अपने अप्लायंसेस ज्यादा लगा दिए तो उसकी वजह से ओवरलोडिंग हो जाएगी। ओवरलोडिंग मतलब ये भी ज्यादा करंट खींचेगा। ज्यादा करंट खींचेगा मतलब आग लग सकती है, झटका लग सकता है, या फिर सब्जेक्ट अप्लायंस खराब हो सकता है। और इन सब को बचाने का क्या तरीका है? इन सबको बचाने के लिए हमारे पास दो ही सेफ्टी मेजर्स हैं। पहला पहला सेफ्टी मेजर क्या है? ग्राउंड वायर को हमेशा यूज करना चाहिए, इसलिए अर्थिंग वाला वायर हमेशा यूज करना चाहिए। दूसरा, फ्यूजेस लगाने ही चाहिए, हमें फ्यूज वायर हमेशा यूज करना चाहिए। फ्यूज वायर यूज करेंगे तो वो क्या है, जैसे ही करंट ज्यादा आएगा वो ब्रेक करके उसको सेव कर लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। ठीक है। इसके बाद रेगुलर क्वेश्चंस हैं कुछ, वो कौन से? हाथ गीले नहीं होने चाहिए, अगर आपको घर में कुछ इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इंसुलेशन होना चाहिए, रबर के प्लास्टिक के जूते पहनने चाहिए, वेट हैंड्स नहीं होने चाहिए आपके। जब भी आप काम करें तो पूरी पावर सप्लाई ऑफ कर दें, पहले पहले बाहर से जाके उसका मेंस गिरा दें, उसके बाद कुछ काम करें। स्विच ऑफ कर दें, उसके बाद कुछ काम करें, नहीं तो शॉक लग सकता है। ये सब जनरल बातें हैं। इसके साथ ही हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। सिर्फ एक इम्पोर्टेंट, ओके, एम आई ऑडिबल? आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्लियर है? पार्थ को सुनाई दे रही है, बाकी लोग को सुनाई दे रही है मेरी आवाज? यस। सो ठीक है, वो सब जनरल बातें हैं कि हाथ गीले नहीं होने चाहिए, जूते पहन के काम करो, इलेक्ट्रिकल काम और ये सब। अब मेन टॉपिक इसमें एक जो रह गया वो एक लास्ट है आपका डायग्राम। पेज नंबर 238 जो हमारा लास्ट पेज है उसका डायग्राम देखिए। 238 के डायग्राम में देखेंगे तो जो पैरेलल सर्किट्स कैसे बने होते हैं घर में वो दिखाया है। तो देखिए मेन आपका जो सबसे अर्थिंग वायर आता है वो सब जगह हर अर्थ के पॉइंट से कनेक्टेड है। तो जो लाइव वायर है वो कैसे आएगा? सबसे पहले घर का बाहर का मेन फ्यूज लगा रहेगा। फ्यूज होने के बाद फिर घर का मीटर लगता है जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक बिल आता है। फिर मीटर होने के बाद हमारे घर का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, वो आपने भी देखा होगा आपके घर में जैसे अभी मेरे घर में एक सेंट्रल हॉल में वो पॉइंट रहता है। वहां से फिर हर जगह लाइन जाती है। फिर इस रूम को, ऊपर वाले रूम को, नीचे वाले रूम को, किचन को, वॉशरूम को, बाथरूम को, हर जगह पॉइंट जाते हैं। तो वो आपके सेम जा रही है, लाइव 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 हर जगह। और ये नीचे वाला लाइन न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। ये वाला डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें दिखाया है कैसे पैरेलल सर्किट्स का डायग्राम बनता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। 6 बज गए। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, चैप्टर रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी एक्सरसाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 6 बज गए, चलो बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ओके, टाटा, बाय बाय। सो योर स्वाहा, आपका होमवर्क है, चैप्टर रीड कीजिए और चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। ठीक है। कल 4 बजे मेरी क्लास है, क्योंकि विक्रांत सर नहीं लेंगे तो मैं लूंगा कल 4 बजे, ठीक है। 4 PM। चलो बाय। 5 नहीं, कल 4 मैथ्स की क्लास ले रहा हूँ मैं। कल आपकी मैथ्स की क्लास नहीं होगी ना, मैथ्स की क्लास मैं ले रहा हूँ 4 to 5। ठीक है, चलो, टाटा। महाराष्ट्र। ओके, बाय, सी यू।